दोस्तों, ये पाइथन ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में आपको पाइथन के सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताए जाएंगे, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वाले वीडियो पार्ट 1 में आपको बताया गया था कि बेसिकली पाइथन होता क्या है, इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया, आप अपने लैपटॉप में पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसको पाइथन को कैसे लिख सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, सारा आपको पाइथन पार्ट 1 में बताया गया है। अगर आपने हमारा वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, काइंड ऑफ कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेशन करना, बिटवाइज ऑपरेशन करना। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे बेसिक, तो ये ऑपरेटर्स के थ्रू हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सिंबल्स से दिखाए गए हैं और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स से दिखाए गए हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो ऑपरेटर्स बने हुए हैं और बाकी सिंबल्स हैं, जैसे प्लस, माइनस, ये सिंबल्स होंगे जो हमारे ऑपरेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। ऑपरेंड का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लिखूं 2 + 3, तो इस छोटे से एक्सप्रेशन में प्लस एक ऑपरेटर का काम करेगा, 2 और 3 वैल्यूज हो गई जिनका प्लस एडिशन करने वाला काम करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास x + y है, तो प्लस अभी भी ऑपरेटर है और इस बार x और y वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज का ये हमारा क्या करेगा, एडिशन करेगा। इस केस में हमारा वैल्यूज का एडिशन हो रहा है, इस केस में वेरिएबल का एडिशन हो रहा है। तो एक कॉमन टर्म बोला गया ऑपरेंड। तो इस वाले एक्सप्रेशन में 2, 3 ऑपरेंड्स हो गए, इस वाले एक्सप्रेशन में x, y ऑपरेंड्स हो गए। ऑपरेंड्स का मतलब जिनके लिए फंक्शनलिटी परफॉर्म करी जाती है, जिसके लिए ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको ऑपरेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटर्स की 3 कैटेगरी होती हैं। एक है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स जितने भी होंगे उन सबको 2 ऑपरेंड्स चाहिए होंगे। एक लेफ्ट ऑपरेंड होगा, एक उनका राइट ऑपरेंड होगा और मिडिल में खुद ऑपरेटर आएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स कहेंगे। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर भी सब कैटेगरीज होंगी, है ना, बट वो सब हमारा मेन कैटेगरी में बाइनरी के अंदर आएंगे। अब कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, एक से ज्यादा ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं जो एक ही ऑपरेंड के साथ अपना ऑपरेशन पूरा कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, यूनेरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के नाम पर आप जैसे जानते हैं प्लस प्लस, जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है x और उसमें प्लस प्लस कर दिया, तो एक ही वेरिएबल है और इसी में क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा। बट ये एग्जाम्पल पाइथन में नहीं चलेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर हमारा यूनेरी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन यूनेरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, कोई और बनेंगे, है ना। इसी तरह से हमारा तीसरी और आखिरी कैटेगरी होती है टर्नरी ऑपरेटर्स।
टर्नरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है जिनको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स चाहिए होंगे, टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के साथ। और बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बाइनरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनको अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। अब वो दोनों ऑपरेंड्स वैल्यूज हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है, एक वैल्यू हो सकता है। जैसा आपके कोड में सामने चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का सीधा जो ऑपरेशन है वो प्रिंट करके आपको दिखाता हूं। तो एक है हमारे पास प्लस, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एडिशन। जो प्लस ऑपरेटर है ये प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये कहता है कि मैं मैथमेटिकली 2 वैल्यू को ऐड कर दूंगा। पहली वैल्यू आपको लेफ्ट में लिखनी है मेरे, मैंने लिख दिया मान लीजिए 10, और दूसरी वैल्यू आपको मेरे राइट में लिखनी है, मान लीजिए लिख दिया मैंने 3। तो इसका मतलब है कि ये 10 + 3 का ऑपरेशन करेगा, रिजल्ट आएगा 13, और प्रिंट फंक्शन फिर क्या करेगा, 13 को प्रिंट कर देगा। तो जब भी पाइथन में 2 वैल्यूज या 2 वेरिएबल्स का एडिशन करना होगा तो मैं ये प्लस सिंबल यूज करूंगा। प्लस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, हम एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। इनका ऑर्डर कोई रिजल्ट में इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं 10 + 3 की जगह 3 + 10 कर दूंगा तब भी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनमें लेफ्ट में कुछ भी लिख दो, राइट में कुछ भी लिख दो। इस वाले पर्टिकुलर केस में लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड की पोजीशन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। तो मैंने करा 10 - 3, तो ये जो सिंबल है ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला काम करता है, माइनस करने वाला काम करता है, डिफरेंस निकालने वाला काम करता है। तो 10 - 3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। इसका रूल है लेफ्ट ऑपरेंड माइनस राइट ऑपरेंड। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू माइनस होगी राइट। तो इस तरह से 10 - 3। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दूं तो इस बार रिजल्ट में चेंज आएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3 - 10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू माइनस राइट वैल्यू। तो 3 में से 10 माइनस करेंगे तो -7 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा लेफ्ट में कौन और राइट में कौन, यहाँ नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑपरेटर। संदीप ना कोई क्लास में, और दूसरे कौन है, लवली है क्लास में, लवली नहीं है, संदीप। चलिए, तो प्रिंट में इस बार हम करेंगे प्रोडक्ट ऑपरेटर का यूज। प्रोडक्ट ऑपरेटर को हम एक इजी नाम से भी जानते हैं और उसका इजी सिंपल नेम है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम और आप लोग यूज करते हैं, है ना। जनरली उसका जो अगर हम देखें टेक्निकल नाम होता है वो होता है प्रोडक्ट, है ना। तो अगर मैं करूं यहाँ पे 10 एस्ट्रिक, तो जो एस्ट्रिक सिंबल होता है ये 2 नंबर का प्रोडक्ट करता है या 2 नंबर की मल्टीप्लाई करता है। तो मैंने यहाँ कर दिया 10। अब इसमें भी हमारा ऑर्डर अगर हम इंटरचेंज कर दें लेफ्ट और राइट का तो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 10 की मल्टीप्लाई 3 से करें या 3 की मल्टीप्लाई 10 से करें, रिजल्ट हमारा सेम ही आना। बट ध्यान रखिएगा कि जो प्रोडक्ट हमारा होता है हमेशा ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज किया जा सके। ये रूल फेल हो जाएगा कब, जब लेफ्ट एक मैट्रिक्स है और राइट वाला एक मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए। तो जब आप आगे चलकर
टीआई पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल हमें वो नहीं सीखना, फिलहाल के लिए ये दोनों एक ही बात है, लेफ्ट और राइट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर हमारा एक नया अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐड किया गया जो C++, जावा, .NET में नहीं है, और वो होता है हमारा पावर ऑपरेटर। मैं किसी भी वैल्यू की पावर निकाल सकता हूं, तो मैंने लिखा यहाँ पर 10 डबल एस्ट्रिक 3। तो ये जो डबल एस्ट्रिक होता है ये हमारा पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट ऑपरेंड की पावर राइट, यानी कि इसका मतलब होगा 10 की पावर 3। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ x लिखा और मैंने यहाँ y लिखा, अब x और y कुछ भी आप मानकर चलेंगे तो इसका मतलब होगा x की पावर y। ठीक है, तो अभी मैं वैल्यू के साथ लिख देता हूँ, तो 10 की पावर 3 का रिजल्ट जो भी आएगा वो आपके सामने आएगा। तो डबल एस्ट्रिक जब आप लगाते हैं तो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल वाला जो होगा हमारा वो हमारा मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन होता है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर। ठीक है, सी में भी होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने लिखा नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा, और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा डिवीजन। तो जब हम पाइथन में डिवीजन करेंगे तो 3 तरह के डिवीजन ऑपरेटर अलाउड है हमारे पास। पहला डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और जिससे डिवाइड करना है हम वो नंबर लिखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 3, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू डिवीजन। ट्रू डिवीजन का मतलब है, इसको समझते हैं पहले, हम लोग जानते हैं इसको बट थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 3 3 9, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट यहाँ पर लगाया 0, फिर 3 3 9, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं। ये वाला जो पार्ट आता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है भागफल। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर जो डिवाइड होती है उसमें जो कोशेंट आता है उसको लाकर हमें देता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा 3 पॉइंट, तो सर ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, 3 3 3 3 3 3, ये तो आता ही रहेगा हमारा। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, वो 14 प्लेसेस तक लिखे जाते हैं। तो 14 प्लेसेस तक रिजल्ट दिखेगा और माइट भी आगे कुछ राउंड ऑफ करके दिखा देगा, है ना। तो ये 14 प्लेसेस होंगे और उसके बाद 15th प्लेस होगा जिसमें कुछ उसने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर ट्रू डिवीजन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट के साथ, क्योंकि ये 3 तरह के होते हैं। ट्रू डिवीजन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा हो गया पावर, बाकी सब आप जानते हैं। अब पाइथन के अंदर एक और डिवीजन होता है जिसको हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको यहाँ पर बोलते हैं फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये क्या करता है, कोशेंट वाले पार्ट में से डेसिमल पॉइंट और उसके बाद की जो वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर देता है और डेसिमल पॉइंट से पहले का जो हमारा हिस्सा था सिर्फ वही आउटपुट लाकर आपको दिखा देता। तो ऐसे डिवीजन को फ्लोर डिवीजन या इंट डिवीजन के नाम से जानते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जस्ट 3। अब तीसरा डिवीजन होता है हमारा, इसे बोलते हैं मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो या रिमाइंडर डिवीजन। अब ये क्या कहता है, ये आपका 10 है, ये आपका 3 है, 3 3 9 1। आपका जो कोशेंट है ये डेसिमल पॉइंट में नहीं जाएगा, कोशेंट आपका बिना पॉइंट के रहेगा। अब अगर अभी भी आपका पूरा डिवीजन नहीं हुआ है तो जो रिमाइंडर है यही क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, बचा कुचा। तो जब हम
10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा 1। तो 3 तरह के डिवीजन है जो पाइथन के अंदर आप करते हैं। ट्रू डिवीजन मतलब ट्रू कोशेंट आएगा, फ्लोर डिवीजन कोशेंट आएगा लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा साथ में, मॉडुलो डिवीजन मतलब रिमाइंडर वाला डिवीजन आएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है तो हम 2 तरह से कह सकते हैं। पहला, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनको बताएंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो इवन नंबर है, 1, 3, 5, 7 ये 9 आता है तो आपका ऑड नंबर है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामर को बताएंगे तो इस तरह से नहीं बताते। प्रोग्रामर को क्या बताते हैं, या आपने कभी पढ़ा होगा या घर पे आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको आप पढ़ाते होंगे तो आप उन्हें क्या बताते हो, इवन ऑड के लिए मैथमेटिकली किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो इवन नंबर है, अदरवाइज वो इवन नंबर नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में यही कहा गया है हमारा। ठीक है, तो अब ये बताओ कैसे पता करोगे कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, क्या चेक करोगे, रिमाइंडर। तो किसी भी नंबर का रिमाइंडर डिवीजन करेंगे 2 से, अगर वो रिमाइंडर डिवीजन 2 से करने का रिजल्ट 0 आ जाए इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है। अब हम बोलते डिविजिबल हैं लेकिन सिंटैक्स में क्या यूज करेंगे, ये ना कि ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, चलिए तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर डिवीजन या मॉडुलो डिवीजन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन के अंदर हमारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी के ऑपरेटर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर ये वो ऑपरेटर है जिसको हम बोलते समय कुछ और नाम देते हैं लेकिन इसका ऑफिशियल नाम असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन जब हम यूज करते हैं, और इवन हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, अब तक हमने जितनी पाइथन पढ़ी है उसमें हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दूसरे नाम से हम लोग प्रोनाउंस करते हैं और वो चल रहा है लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बोलते हो इसे आप, ये इक्वल टू होता ही नहीं है, इसको ही असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम बस बोलते हैं कि इक्वल टू है, ठीक है, सामने वाला भी समझ जाता है और हम भी समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर x इक्वल टू 10 तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, x को 10 असाइन कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ होता है हमारा। तो जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसका ऑफिशियल नाम जो होता है यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन इसका एक रूल है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। वैसे तो छोटी सी बात है और आप जानते ही होंगे है ना, बट फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूल आता है, लेफ्ट राइट वाली वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट, राइट वाली वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट में। रूल कहता है लेफ्ट में जो लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है। अभी तक जो आपने ऑपरेटर पढ़े उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरे ऑपरेंड वैल्यू होगा या वेरिएबल होगा। ये पहली बार कह रहा है कि मेरा लेफ्ट जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, और राइट में जो आप लिखेंगे वो एक वैल्यू भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई फंक्शन कॉल भी हो सकती है। तो राइट वाला फ्री है, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, बट लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश करी है, इसको कोड के थ्रू मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर x को मैंने 10 असाइन कर दिया, तो हम लोग भी ऐसे ही बोलेंगे x इक्वल टू 10। सही मीनिंग क्या है वो हम जानते हैं, तो आउटपुट आ जाएगा x की वैल्यू 10। अब आप बोलेंगे सर हमने मेहनत तो करी है, x लिखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, 10 लिखा है, लेकिन सही तरीके से नहीं करते मेहनत, सही डायरेक्शन में नहीं करते, उतनी की टाइप करनी पड़ेंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले लिखा था वो यही है, ठीक है। अब ये एक एरर आ जाएगी,
है ना, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है हमारा, वेरिएबल। लेफ्ट में कभी भी एक वैल्यू हमारी नहीं हो सकती। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो राइट में है वो एक वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक y नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और इसको वही वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ जो x में है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। इस बार राइट में कौन है, वेरिएबल, इसमें राइट में कौन है, वैल्यू। तो राइट वाला वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि मैं जेड वेरिएबल को एक एक्सप्रेशन असाइन करूंगा x प्लस वाई प्लस 5, तो एक एक्सप्रेशन हो गया पूरा। तो अब z की वैल्यू x वाली नहीं असाइन होगी, इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो असाइन होगी। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है और 5 ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो 25 z की वैल्यू हमारी असाइन हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के कई सारे फ्लेवर हैं जो पाइथन में दिए गए हैं, है ना। जो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं, इस तरह के असाइनमेंट को हम बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट। अब एक दूसरा असाइनमेंट होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट। सपोज करिए आपसे कहा जाए कि मैं एक ही स्टेटमेंट में मोर देन वन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। एक ही स्टेटमेंट में मोर देन वन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि x इक्वल टू 10 कॉमा y इक्वल टू 20, एरर आ जाएगी, है ना। कैसे करें फिर, तो उसका एक अलग सिंटैक्स दिया गया। अगर आप एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने वेरिएबल्स आप यूज करना चाहते हैं कॉमा सेपरेट करके लिख दीजिए, x, y, z ऐसे करके। और असाइनमेंट के राइट हैंड साइड में उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू जो आप असाइन करना चाहते हैं लिख दीजिए। मैंने लिख दिया मान लीजिए 10, 20, 30। तो इस तरह के असाइनमेंट को बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। मींस एक बार में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी जा सकती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला वेरिएबल है, इसको राइट हैंड साइड की सबसे पहली वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। जो सेकंड वेरिएबल है, इसको सेकंड वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो y में 20 असाइन हो जाएगा और z में 30 असाइन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से इसी काम को आप 3 अलग अलग लाइन पे लिखकर भी कर सकते थे बिना मल्टीपल असाइनमेंट का यूज करते हुए, बट ये शॉर्टकट हो गया। एक साथ अगर आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब एक और असाइनमेंट है जो हमें दिया गया है जिसका नाम होता है चेन्ड असाइनमेंट। अब ये चेन्ड असाइनमेंट क्या होता है, मेरी रिक्वायरमेंट इस बार ये है कि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मुझे उनको वैल्यू असाइन करनी है लेकिन सबको सेम वैल्यू असाइन करनी है। तो अभी तक जो मैंने सीखा है, अगर मैं उन तरीकों का यूज करता हूं तो पहला तरीका है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू 10। मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x, y, z, और तीनों को मैं सेम वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे कर दिया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अभी जस्ट आपने सिखाया है, क्या करेंगे यहाँ पर x, y, z इक्वल टू 10, 10, 10। तो सेम काम हमने मल्टीपल असाइनमेंट जो सीखा था उससे कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है और भी एक छोटा सा आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा सेम काम करने के लिए। x को असाइन कर दो y, y को असाइन कर दो z और z को असाइन कर दो 10। तो ये सबसे राइट से असाइन होना शुरू होगा लेफ्ट की तरफ। तो 10 किस में असाइन हो जाएगा, z में, और z की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, y में, और y की वैल्यू आ जाएगी x में। तो जो आप चाहते थे वो अभी भी हो जाएगा। तो चेन्ड असाइनमेंट या मल्टीपल असाइनमेंट
कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं करते, कोड को शॉर्ट कर देते हैं। आप सिंपल असाइनमेंट से भी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के असाइनमेंट को बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। तो चेन्ड असाइनमेंट में सबसे राइट में वैल्यू होनी चाहिए और उससे पहले सब वेरिएबल होने चाहिए। इनमें से अगर कोई वैल्यू आ गया तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाती है, फिर वो उसके लेफ्ट में जाती है और वो उसके लेफ्ट में जाती है, और लेफ्ट की तरफ जब वैल्यू असाइन हो रही है तो वो सिर्फ एक वेरिएबल में असाइन हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के असाइनमेंट को बोलते हैं चेन्ड असाइनमेंट। एक और असाइनमेंट है और उसका नाम होता है कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट क्या कहता है कि आप किसी भी असाइनमेंट में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट में अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, कोई सा भी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पावर, रिमाइंडर, कोई सा। एक बार मैं बिना कंपाउंड असाइनमेंट के एक कोड लिखकर दिखाता हूं और उसी कोड को फिर मैं लिखूंगा कंपाउंड असाइनमेंट से, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये किस काम को आसान कर देता है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ जो काम 2 लाइन में या ज्यादा लिखने से हो रहा था वो काम कम लिखने से हो जाएगा इससे। तो समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है x की वैल्यू 10 के साथ मेरे पास एक वेरिएबल है। अब मेरी जो नीड है वो ये है कि मैं इस वेरिएबल में 3 ऐड करूंगा। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू x प्लस 3। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x की नई वैल्यू जो असाइन होगी वो x की पुरानी वैल्यू में प्लस 3 करके असाइन हो जाएगी। तो जब किसी एक स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यूज किया गया हो तो राइट हैंड साइड में उसकी पुरानी वैल्यू यूज होती है और जो अपडेटेड वैल्यू बनकर आएगी राइट हैंड से पूरी की पूरी वो जाके लेफ्ट में असाइन हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू यूज होगी वो होगी जो इस स्टेटमेंट से पहले है, क्या है 10। तो यहाँ पर 10 आएगा प्लस 3। अब रिजल्ट आया 13, वो 13 जाके असाइन हो जाएगा x के अंदर। अब x की नई वैल्यू क्या हो गई 13। तो आगे के कोड के लिए अगर हम x का यूज करते हैं तो अभी जो नई वैल्यू असाइन हुई है वो आ जाएगी। तो x का वैल्यू 13 आएगी। अब इसी काम को करने का एक शॉर्टकट दिया गया। क्या शॉर्टकट है? इसको कमेंट करके लिख देगा। यहां लिखेंगे x प्लस इक्वल टू 3। ये जो एक साथ कंबाइन करके हमारा प्लस और असाइनमेंट यूज करे गए हैं, तो इनसे मिलकर जो टर्म तैयार हुआ उस टर्म का नाम है कंपाउंड। कंपाउंड की अगर आप लिटरल मीनिंग समझना चाहते हो तो शायद केमिस्ट्री में सुना होगा कंपाउंड है ये, जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिली होती हैं उसे कंपाउंड कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सेम चीज यहाँ पर है, जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर मिले हों उसे कंपाउंड ऑपरेटर या कंपाउंड असाइनमेंट के नाम से जानेंगे, है ना। तो कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें हो, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट में असाइनमेंट के साथ एक और हमारा मिक्स है, कौन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। तो x प्लस इक्वल टू 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म है दिस। ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है इस स्टेटमेंट। तो सर कितना शॉर्ट हो गया? हमने कहा देखो, एक की प्रेस करनी पड़ेगी इसके लिए, 2 3 4 बार मुझे की प्रेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एक की कम प्रेस करनी पड़े उसे बचाने के लिए क्या बना दिया? क्या ये बना दिया। तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत बड़ा कोड छोटा हो गया, लेकिन फिर भी छोटा तो हो ही गया, है ना। एक की भी कम प्रेस करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं ये, ठीक है। x प्लस इक्वल टू 3 सेम रिजल्ट हमारा आएगा। और ये जो ऑपरेशन है प्लस के साथ अलाउड नहीं है, सबके साथ है। x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4। बताइए, जब मैं यहां पर प्रिंट करूंगा x की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए? तो यहां पर
इसका एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगी, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 4। तो इस स्टेटमेंट पर x की अपडेटेड वैल्यू क्या हो चुकी है 13 के साथ और की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो x में जाके वापस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर हर तरह के साथ कंपाउंड किया जा सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है, अब पाइथन के साथ अगर हम देखें तो ये ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता। अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लीजिए x इक्वल टू 5 और फिर मैं कर दूं x प्लस प्लस, उसके बाद प्रिंट ऑफ x कर दूं, तो ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता था ये क्या करता था, जिस वेरिएबल के साथ यूज किया गया है, इसका पहला रूल तो ये था कि ये वेरिएबल के साथ यूज होता था, कभी वैल्यू के साथ ये यूज नहीं हो सकता था। हमें पाइथन में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है इसके बारे में। और जिस वेरिएबल के साथ ये यूज होता था उसमें +1 का इंक्रीमेंट करके जो नई वैल्यू बनती थी वापस से उसी वेरिएबल में असाइन कर देता था। ठीक है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूं तो इसका मतलब होता था x इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर ये नहीं होता। अगर आप इसे यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी। ना प्लस प्लस होता है ना माइनस माइनस होता है, दोनों ही नहीं चलते। तो आप बोलेंगे सर अगर मुझे x में इंक्रीमेंट करना हो तो कैसे करें, अभी तो सिखाया है। आप ऐसे कर लो ना, x प्लस इक्वल 1, इसका मतलब भी तो यही है भाई, जो चीज यहाँ हो रही थी वही चीज यहाँ हो जाएगी। यहाँ 3 का इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक ही बात है हमारा, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आप बोलोगे कि इससे तो वही सही था प्लस प्लस वाला। तो देखो ध्यान से अगर आप समझें तो प्लस प्लस ऑपरेटर सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट करता था, 2 का नहीं कर सकता था, 3 का नहीं कर सकता था, 4 5 6 का नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो कंपाउंड असाइनमेंट है तो फ्री है, आप कितने का भी इंक्रीमेंट करवाओ, प्लस लगा के यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो लिख दो उतने का इंक्रीमेंट हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस, वो सिर्फ प्लस और माइनस पे चलता था, मल्टीप्लाई के लिए क्या है, डिवाइड के लिए क्या है, कुछ नहीं है। ये सब पे चलेगा, इसमें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब चले थे। ज्यादा जनरलाइज फॉर्म हो गई देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये हमारा पाइथन के अंदर असाइनमेंट का काम होता है। सिंपल असाइनमेंट होना, मल्टीपल असाइनमेंट, चेन्ड असाइनमेंट, उसके बाद हमारा कंपाउंड असाइनमेंट। असाइनमेंट वाला हमारा ऑपरेटर पूरा हो गया। अब मूव करते हैं तीसरे टाइप के असाइनमेंट के पास। पूरी किस चीज के लिए, अब तो लूप पढ़े नहीं ना, अभी हमने लूप पढ़ेंगे तो हो जाएगी वो यहाँ पे। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है यहाँ पर, जिसका नाम है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, जिससे कि हम कुछ डिसीजन ले। जैसे अगर कहा जाए कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा एज का स्टूडेंट कौन है, अगर हमें ये पता करना हो तो हम कंपेयर करेंगे, सबकी एज निकालेंगे और कंपेयर करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे कर। अगर मुझे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ये पता करना हो फर्स्ट कौन आया है, तो उनके मार्क्स को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास में बैठा है और हमें ये चेक करना हो कि हमारी ड्यूकेट में वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो कंपेयर करेंगे किससे? जब वो एडमिशन ले रहा होगा तो उसको एक आईडी मिली होगी, उस आईडी की एक कॉपी हमारे पास होगी, एक आपको दी गई होगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब तो जो मैंने 2-3 आपको यूज केस बताए, इनमें कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइप का होगा। जो मैच करने वाला एग्जाम्पल था लास्ट वाला, कि स्टूडेंट को चेक करना कि हमारे यहाँ का रजिस्टर्ड स्टूडेंट है या नहीं, उसमें इक्विटी कंपैरिजन करना।
हमारे पास जो आईडी है और आपके पास जो आईडी है वो दोनों एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ आप हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आपसे कहा गया इस क्लास में जो स्टूडेंट्स उनमें फर्स्ट कौन आया, तो वहां पर इक्वल कंपैरिजन नहीं करना है। कौन सा करना है? ग्रेटर, ग्रेटर, या सबसे छोटा कौन है? लेस देन। तो हमारे पास कई तरह के कंपैरिजन होते हैं, ग्रेटर देन कंपैरिजन, लेस देन कंपैरिजन, इक्विटी कंपैरिजन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन होते हैं। तो जितने भी कंपैरिजन हमें करने होंगे उनको करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स दिए गए उनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको वैल्यू के साथ भी यूज किया जा सकता है, वेरिएबल के साथ भी यूज किया जा सकता है। एक वेरिएबल हो सकता है, एक वैल्यू हो सकता है। इट मींस ये भी बाइनरी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं और दो ऑपरेंड्स होने पर ही ये अपना काम करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रिंट के साथ इनका अभी सिर्फ सिंटैक्स समझा रहा हूँ। इनका एक्चुअल यूसेज जो होता है वो जनरली कंडीशन के साथ होता है, इफ एल्स के साथ, लूप के साथ जनरली होता है। बट सिंटैक्स समझने के लिए मैं प्रिंट के साथ इनको आपको चलाकर दिखाता हूँ। ठीक, तो मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 10, सबसे पहले होता है हमारा ग्रेटर देन। तो ये जो राइट एरो होता है, इस राइट एरो को हम बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। और ये किसको कंपेयर करता है? लेफ्ट ऑपरेंड को कंपेयर करता है कि वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे? राइट वाले से। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पर मान लीजिए 8, तो अगर लेफ्ट वाला ऑपरेंड राइट वाले ऑपरेंड से ग्रेटर है तो ये हमें वापस करेगा ट्रू फॉल्स। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये हमें ट्रू फॉल्स वापस करते हैं कंपैरिजन करने के बाद। और ये जो कंपैरिजन होगा वो हमारा जो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो मैथमेटिकली 10 ग्रेटर होता है 8 से, तो पाइथन में भी ग्रेटर माना जाएगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमारा ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिख देता हूं 10 इज लेस देन 8, ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा लेस का। लेस देन कंपैरिजन होगा किसका? लेफ्ट ऑपरेंड का। यानी कि फोकस किस पे रहता है? लेफ्ट वाले पर। लेफ्ट को लेस कंपेयर करेगा किसके साथ? राइट वाले के साथ। अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से लेस होता है मैथमेटिकली तो ये पाइथन का ऑपरेटर क्या देगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस बार इसका कंपैरिजन रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि 10 लेस नहीं होता 8 से। ठीक, अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास इक्विटी कंपैरिजन होता है। इक्विटी कंपैरिजन के लिए डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो जब डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये असाइनमेंट नहीं होता। आप बोलेंगे सर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 10, x डबल इक्वल टू 10, दोनों का आउटपुट एक आएगा? हमने कहा नहीं आएगा। इसमें 10 असाइन हो रहा है x के अंदर, इसमें कोई किसी को असाइन नहीं हो रहा है। इसमें x में जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं 10 के साथ, और कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या वापस करेगा? ट्रू या फॉल्स। ये हमें कुछ भी वापस नहीं करेगा, ये बोलेगा मैंने अपना काम कर दिया, 10 को मैंने x में असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। तो कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल जो हमारा सिंबल है ये हम यूज करते हैं। तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डबल इक्वल, और इसका ऑफिशियल नाम होता है इक्विटी ऑपरेटर। इक्विटी ऑपरेटर ये इसका ऑफिशियल नेम होता है, बट हम इसे कभी बोलते नहीं है, हम इसे देखकर बोलेंगे डबल इक्वल, चल जाता है, सामने वाला समझ जाता आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां लिख दूं 10 डबल इक्वल 11, क्या 10 11 के बराबर हो? तो हमने कहा नहीं, 10 सिर्फ 10 के बराबर हो सकता है, और किसी के बराबर कैसे हो सकता है? मेरे पास एक ऑपरेटर और है नॉट इक्वल, तो इस सिंबल को बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ऑपरेटर कहता है जब दो वैल्यू लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू बराबर नहीं होंगी तब मैं ट्रू। तो ये है नॉट इक्वल कंपैरिजन। तो दोनों वैल्यू जब अलग अलग होती हैं तो ट्रू देगा, और दोनों वैल्यू जब सेम होंगी तो फॉल्स। एक कंपैरिजन होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंटैक्स है, सिंटैक्स को जो लैंग्वेज बनाएगा
उसको वो डिसाइड करेगा, हम लोग पढ़ने वाले पढ़ने होंगे हमारे लिए। तो जो चीजें हम खुद बनाते हैं वो हम डिसाइड करते हैं कि हम इसका नाम क्या रखेंगे, जो चीजें जिसने बनाकर दे रखी है क्रिएटर ने, हमें वो फॉलो करनी होगी। ठीक है, चलिए, तो अगला सिंटैक्स होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, हमारा लेफ्ट को कंपेयर करता है दो तरीके से राइट वाले के साथ। पहला, या तो लेफ्ट वाला राइट वाले से ग्रेटर होना चाहिए, अगर ग्रेटर नहीं है तो बराबर होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई एक बात सही है तो ये हमें ट्रू देगा, और इन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए 8। तो अब इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 ग्रेटर तो होता ही है 8 से, बराबर नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ही हमारा, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब 10 ग्रेटर नहीं होता 10 से, बट इक्वल टू होता है। अब ध्यान रखना, जब ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो दो असाइनमेंट यूज नहीं करने हैं, एक ही करना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो पूरे हो जाते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, इक्विटी ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक, अब कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें फाइनल डिसीजन किसी एक कंपैरिजन पर नहीं लेना, हम एक से ज्यादा कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, फॉर एग्जांपल जीमेल पर लॉगिन करेंगे, तो आपको अपनी आईडी देनी होती है और साथ में आपको अपना पासवर्ड देना होता है। अब मान लीजिए आपने अपनी आईडी दी, सही दे दी, पासवर्ड सही नहीं दिया, तो जब आप सबमिट करते हैं तो ये दोनों चीजें जीमेल के सर्वर पर जाती होगी और सर्वर के पास ऑलरेडी बहुत सारे यूजर की आईडी पासवर्ड रखे हुए हैं, आईडी से मैच कराया जाएगा, मैच हो गया, लॉगिन करा दें, सिर्फ आईडी मैच होने पर पासवर्ड चेक नहीं करेंगे। तो अब देखो, हमने एक कंपैरिजन कर लिया, आईडी मैच हो रही है, लेकिन अभी भी आपको लॉगिन नहीं कराएंगे, ये कंपैरिजन और करेंगे अभी पासवर्ड वाला। जब ये दोनों सही होंगे तब आपको हम आगे लॉगिन करने देंगे। तो अभी हम एक एक कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मुझे अगर
डिसीजन लेते समय एक से ज्यादा कंपैरिजन करने पड़े, 2, 3, 4, 5, तो कैसे करेंगे? यानी कि मल्टीपल कंपैरिजन्स को कंबाइन करके सिंगल ट्रू फॉल्स चाहिए। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो मल्टीपल कंपैरिजन को कंबाइन करके सिंगल आउटपुट बताते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है उनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, मान लीजिए ये मेरा एक कंपैरिजन है, 10 इज ग्रेटर देन 8, और एक और कंपैरिजन मैं कर रहा हूं, मान लीजिए 5 इज लेस देन 7। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों कंपैरिजन में जब दोनों ही सही हो तो मुझे फाइनल आउटपुट सही मिलना चाहिए। तो इन दोनों को क्लब कैसे करें? तो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक लॉजिकल एंड और एक हमारे पास लॉजिकल और, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये अब अलग है। लॉजिकल एंड को अगर आपने कभी किसी लैंग्वेज पर एक्सपीरियंस लिया है तो 2 टाइम्स एम्परसेंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। पाइथन के अंदर लॉजिकल एंड होता है लेकिन उसका जो नोटेशन है वो ये नहीं है। पाइथन के अंदर एंड नाम से कीवर्ड है और उस एंड कीवर्ड को लॉजिकल एंड ऑपरेटर बताया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और एंड को कीवर्ड से लिखा है, इस तरह से लिखें। तो पहला कंपैरिजन एंड कीवर्ड, दूसरा कंपैरिजन, इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कैसे बिहेव करता है ये? इस कहता है कि अगर दोनों कंपैरिजन ट्रू हैं तब मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो अब बताइए ये इस बार क्या वापस करेगा, ट्रू या फॉल्स? पहला वाला कंपैरिजन क्या है, ट्रू है, और दूसरा वाला भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा फिर हमारा? ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हम करते हैं कंपैरिजन कुछ डिफरेंट, 5 इज ग्रेटर देन 7 कर दिया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका? ठीक है, चलिए अब हमारी कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप दो कंपैरिजन में से अगर कोई भी एक सही है तो रिजल्ट आप ट्रू दे दीजिए, दोनों सही होने पर ट्रू मत दीजिए। कोई भी अगर एक कंपैरिजन सही हो तो रिजल्ट ट्रू दे दीजिए। तो ऐसा करने के लिए दूसरा एक लॉजिकल ऑपरेटर आता है जिसका नाम है लॉजिकल और। लॉजिकल और का जो नोटेशन था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा अलग था और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये हमारा अलग है। कैसे अलग है उसकी बात करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 टाइम्स पाइप सिंबल, इसे बोलते हैं पाइप, PIPE, पाइप सिंबल। तो 2 टाइम्स पाइप सिंबल जब हम लगाते थे तो ये लॉजिकल और कहलाता था। पाइथन के अंदर ये नहीं यूज होता और पाइथन के अंदर ऐसा करने के लिए हमारे पास और नाम से एक कीवर्ड बनाया गया। तो हम लॉजिकल और ऑपरेटर को और कीवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहता है कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंपैरिजन सही होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मेरे पास 3 कंपैरिजन होंगे तो कैसे काम करेगा? क्योंकि आपको जो आंसर बता रहे हैं उसमें आप ये बोल रहे हैं कि 2 में से एक सही हो या दोनों सही हो, 3 की तो बात ही नहीं कर रहे आप। अगर मेरे पास 3 कंपैरिजन होंगे तो फिर 3 में से कितने सही होने पर सही देगा? लॉजिकल एंड या लॉजिकल और, तो आंसर आता है 3 पर काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप
जिस कैटेगरी के अंदर इन सबको पढ़ा रहे हैं उस कैटेगरी का नाम क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो दो ऑपरेंड पे काम करे, तो ही कंपैरिजन पे काम करेगा, तो क्या 3 पे नहीं करेगा। हमने कहा आपको देखने में लगेगा कि 3 पे काम कर रहा है, लेकिन काम ये 2 पे ही करेगा। मैं करके दिखाता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पर दिस एंड, या चलो और 5 इक्वल टू 5। तो इसको आप नेस्टेड कंपैरिजन की तरह समझेंगे। लेफ्ट टू राइट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करके आप एक रिजल्ट लेकर आएंगे। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसके साथ कंबाइन होकर लॉजिकल और में यूज होगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट कहलाएगा। तो अगर हम ऐसा करें तो पहले इन दोनों का लॉजिकल एंड करेंगे, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब ये पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, तो अब लॉजिकल और क्या बोलेगा, ट्रू, क्योंकि एक भी अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट इससे क्या आता है, ट्रू। तो अब इसका जो पूरे एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आएगा, तो सबसे लास्ट कंपैरिजन हुआ था वो पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल आउटपुट हमारा होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो बाइनरी नहीं है, जो यूनरी है, जिसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए, वो 2 ऑपरेंड पे काम नहीं करता, तो वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन फिर वो बाइनरी कैटेगरी में ना आकर यूनरी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, उसे बोलते हैं लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या कहता है कि कोई भी जो आपका बूलियन वैल्यू है, अगर वो ट्रू है तो उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि उसको इन्वर्ट कर देगा, अपोजिट कर देगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अगर कोई कंपैरिजन ट्रू लेकर आता है और उसके साथ नॉट लगा हुआ है, लॉजिकल नॉट लगा हुआ है, तो वो उसको फॉल्स बना देगा। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कोड के थ्रू समझते। मान लीजिए लिखा मैंने यहाँ पर 5 इक्वल टू 5, तो सर ये तो ट्रू आएगा। अब इसका जो रिजल्ट आया वो ट्रू है। अगर इसके रिजल्ट से पहले मैं लॉजिकल नॉट लगा दूं, तो लॉजिकल नॉट के लिए नॉट कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये नॉट कीवर्ड क्या करेगा, सिर्फ एक कंपैरिजन मांग रहा है, यानी कि यूनरी ऑपरेटर है, और जो भी इसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को अपोजिट कर देता है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, फॉल्स। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे और वहां पर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में रिटन एग्जाम होता है और उस रिटन एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टेक्निकल क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव में लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है मिलने के लिए, इससे वो क्या चेक करेगा हमारे अंदर। हमने कहा लॉजिकल ऑपरेटर पर मिलेंगे, लेकिन जो सामने नजर आएगा वो होगा जो हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है सामने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्टली इंटरव्यू के प्रोसेस में लॉजिकल ऑपरेटर पर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से नहीं होते, वो अलग ही तरह के होते हैं, और हमें लगता है ये एरर होगी। देखते हैं क्या पूछे जाते हैं। बैठे रहो। क्या आउटपुट आएगा इसका, आप बोलोगे सर ने तो कंपैरिजन पर सिखाया था। अब यहां तो कंपैरिजन दूर दूर तक है ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो यूनिवर्सल नहीं है। सी लैंग्वेज में इसका आंसर अलग होगा, माइट भी जो ये बता रहे हैं वो होगा, C++ में कुछ और होगा,
जावा में कुछ तीसरा हो सकता है, पाइथन में कुछ और हो सकता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें लैंग्वेज मेंशन होगी इन पाइथन, आउटपुट क्या होगा, और कुछ ऑप्शंस होंगे आपके सामने जो दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं पाइथन के अंदर ये हमारा कैसे काम करता है। एरर नहीं आएगी, तो सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर देता हूँ, एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन एरर जरूर होगा, और 100 में से 90 लोगों ने वही लगाया होगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने यही पढ़ा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन पे चलते हैं, कंपैरिजन पे चलते हैं, ट्रू फॉल्स पे चलते हैं, इस तरह की न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज पर नहीं चलते, बट पाइथन में चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर लॉजिकल एंड को हम वैल्यूज के साथ यूज करें, तो मान लो वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ये आपके पास सिनेरियो है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वैल्यू 1 है ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यू 1 हमारी ट्रू है या फॉल्स है। अगर वैल्यू 1 हमारी फॉल्स है, ठीक है, तो जो वैल्यू 1 है यही आउटपुट होगा, जो वैल्यू 1 है यही आउटपुट होगा। अभी बताऊंगा और थोड़ा इसके बारे में। अब अगर हमारा वैल्यू 1 ट्रू है, मान लीजिए ये हमारा ट्रू है, तो वैल्यू 2 हमारा एग्जीक्यूट होगी और वैल्यू 2 हमारा आउटपुट बनेगी। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स कैसे माने जाते हैं उसे समझते हैं। तो अगर कोई वैल्यू 0 है या 0.0 है या एम्प्टी स्ट्रिंग है या नन है, तो उसको फॉल्स कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अदर वैल्यूज जो भी होंगी इनको ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा फॉल्स और ये हमारा ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो अभी मैंने आपको बताया है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना होगा कि ये क्या माना जाए, ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू है, ठीक है, और दूसरी वाली क्या मानी जाए, क्या फॉल्स आएगी। ट्रू और फॉल्स के केस में हेलो स्ट्रिंग है, क्या ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, नहीं, तो ये भी क्या मानी जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। अब ये मत कहना कि दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं। अगर लॉजिकल एंड हमारा वैल्यूज के साथ चलेगा तो रिजल्ट भी इसका वैल्यूज आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स हमारा नहीं आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वैल्यूज में आएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारा, ये हमारा देखते हैं क्या आएगा इस फार्मूले के हिसाब से। इफ वैल्यू 1 इज फॉल्स, नहीं, वैल्यू 1 इज ट्रू, यस, वैल्यू 1 ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रही है तो वैल्यू 2 इज द आउटपुट। तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ट्रू नहीं आएगा, हेलो वैल्यू 2 इटसेल्फ इज द आउटपुट, ना कि ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लीजिए 0 एंड 1, जीरो एंड 1, क्या इसका आउटपुट आएगा। पहले आप ये सोचिए जो वैल्यू 1 है वो 0 है,
तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रू और फॉल्स में से फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वैल्यू 1 फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है तो जो वैल्यू 1 है वही आउटपुट है, यानी कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, 0। ठीक, और प्रैक्टिस करते हैं अभी। बहुत ज्यादा चांस है कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपके इंटरव्यू प्रोसेस में, रिटन एग्जाम में जरूर मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कंपनीज में, जब आप एग्जाम कंप्लीट करके आते हैं तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरूर चेक करते हैं। ओवरऑल तो हम चेक करेंगे कि ओवरऑल कितने मार्क्स आए, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर रखते हैं अपने सेट में जिन पर हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं कि सामने वाले ने उनको अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है तो सही आउटपुट दिया है कि नहीं दिया। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं एग्जाम में, लेकिन आपने कुछ वो क्वेश्चन जो हमें फोकस करने का अटेम्प्ट करे हैं वो सही हैं, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, भले ही आपके मार्क्स कम आए हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पर मैंने यहाँ पे कर दिया -5 और यहाँ कर दिया, मान लीजिए मैंने बाई। अब क्या लिखेंगे, -5 और बाई में से क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ। -5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये ट्रू आएगा तो ट्रू आने पर आउटपुट कौन आता है, वैल्यू 2। और वैल्यू 2 क्या है यहाँ पर हमारी, बाई। कोई क्वेश्चन किसी का जो पूछना चाहता है इसमें, मान के चलिए आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इंटरव्यू में ऐसा। हाँ, अभी एंड का सिखाया है मैंने, ध्यान, ये भी ध्यान रखना, ये जो बताया एंड का बताया है, अभी और का भी सिखाना है मुझे आपको। ठीक है, चलिए और का सीखते हैं अब। तो और का सीखते समय इतना तो सेम रखना है, ये इतना तो सेम रखना है। यहां तक। अब यहां पर चेंज करना होगा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। तो ट्रू फॉल्स मानने का फॉर्मूला यही है जो हमने लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद अगर वैल्यू 1 हमारी फॉल्स है, इसमें अपोजिट आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। अगर वैल्यू 1 हमारा ट्रू है तो ये वैल्यू 1 ही आउटपुट है, और अगर ये फॉल्स है तो वैल्यू 2 हमारा आउटपुट होगा। फॉल्स होने पर ये हमारा वैल्यू 2 आउटपुट आएगा, और ट्रू होने पर हमारा यही आउटपुट आ जाएगा। ट्रू होने पर वैल्यू 1 इज द आउटपुट, और फॉल्स होने पर वैल्यू 2 आउटपुट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यही पूरा कोड कॉपी करके मैं पेस्ट कर दे रहा हूं, और सिर्फ यहां पर मैं और लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने, और बताइए 11, 12 और 13 ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका आउटपुट क्या आएगा। पहले 11 की बात करेंगे। 11 वाले स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आना चाहिए, 10। ठीक है, और 12 वाले का 1 आएगा, और नेक्स्ट वाले का -5। तो आप कह रहे हैं 10, 1 और -5। ठीक है, अब इतना सीखने के बाद जो भी लिखा है उसको मैं हटा दे रहा हूं, और थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा देता हूं।
अब आपको इन दोनों के आउटपुट बताने हैं, 7 और 8। ये बात ध्यान रखनी है, जब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और वैल्यूज के साथ यूज होते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमारा आउटपुट में भी वैल्यूज देते हैं। आउटपुट में ट्रू फॉल्स ही नहीं देते, आउटपुट में ट्रू फॉल्स तब देते हैं जब कंपैरिजन के साथ यूज होते हैं। बताइए 7 और 8 का आउटपुट। अरे अब मुझे ये बताओ कि इसको क्या मानोगे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये फॉल्स है, एंड ये हमारा ही है। तो लॉजिकल एंड में अगर पहले वाला फॉल्स होता है तो आउटपुट कौन आता है, पहली वैल्यू आता है या दूसरी वैल्यू आता है? पहली वैल्यू। देखकर बताओ, उसमें लिखा होगा आपने। तो अगर ऐसा होगा तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए था, ठीक है। और लॉजिकल और पहला वाला क्या है, ट्रू या फॉल्स? इंडिया को क्या मानोगे, ट्रू। तो अगर लॉजिकल और की बात करते हैं और पहला वाला ट्रू हो तो रिजल्ट क्या आता है, पहला वाला ही आ जाता है। तो चलिए आज नहीं रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे मीटिंग में जाना है मुझे भी, तो कल मिलेंगे। कल कोशिश करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने आपके लिए। कल 10:30 क्लास होगी आपको, है ना। इसी के आगे से पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर में हमारे अभी 2 रह गए हैं, एक रह गया बिटवाइज ऑपरेटर और फिर टर्नरी ऑपरेटर। तो पहले बिटवाइज पढ़ेंगे, टर्नरी इफ कंडीशन के बाद पढ़ा जाता है। तो पहले इफ एल्स पढ़ेंगे, उसके बाद टर्नरी की बात करेंगे।